My name is Zunaira Suleiman and I am a lecturer of chemistry at Times Institute. In the previous lecture, we have discussed some of the factors that affect the thermogravimetry curves. Now we will proceed and we will discuss the further फैक्टर्स. लास्ट टाइम जो थे हमने तीन फैक्टर्स जो थे वो डिस्कस कर लिए थे जो कि टीजी कर्व की शेप को इफेक्ट करते हैं. आज हम नेक्स्ट अपने जो है वो फैक्टर्स देखेंगे. फैक्टर्स अफेक्टिंग द टीजी कर्व. टीजी कर्व या फिर थर्मोग्रेविमेट्री कर्व, जिसमें नेक्स्ट आज हम देखेंगे वो है सैंपल होल्डर. सैंपल होल्डर का मतलब ये क्या है, जो आप अपना सैंपल जिस होल्डर के अंदर अपना सैंपल आप प्लेस कर रहे हैं और प्लेस करने के बाद आप उसको फर्नेस के अंदर प्लेस करते हैं, तो उस सैंपल की जो ज्योमेट्री है, सैंपल होल्डर की जो ज्योमेट्री है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है टीजी कर्व्स के अंदर. मुख्तलिफ टाइप्स के जो है वो सैंपल होल्डर्स अवेलेबल हैं जिनकी जो शेप्स होती है या ज्योमेट्री होती है वो बिल्कुल हॉरिजेंटल प्लेट की तरह स्मूथ सरफेस से लेकर जो है वो क्रूशिबल्स की फॉर्म में जो है वो सैंपल होल्डर्स जो है वो अवेलेबल होते हैं. डिफरेंट टाइप्स के जो है वो सैंपल होल्डर्स जो है वो अवेलेबल हैं. जनरली जो है वो ज़्यादातर जो कॉमनली सैंपल होल्डर्स यूज़ किए जाते हैं वो शैलो डिश जो है वो यूज़ की जाती है. होल्डर्स आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड. इसकी क्या वजह है कि क्यों उसको ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि शैलो डिश होगी तो उससे क्या होगा, जो भी गैशियस मटेरियल या वोलेटाइल मटेरियल जो भी हमारे सैंपल की डीकम्पोजिशन के दौरान जनरेट हो रहा है, तो शैलो डिश होगी तो वहाँ से वो इजीली जो है वो इवेपोरेट हो सकेगा. लेकिन अगर हम जो है वो क्रूशिबल यूज़ करते हैं तो क्रूशिबल से जो है वो एक्सचेंज ऑफ मटीरियल या जितने भी मटीरियल जो जनरेट हो रहे हैं उनकी वेपोरेशन जो है वो स्लो होती है. तो इसीलिए जो टीजी कर्व्स के अंदर हम यूज़ करते हैं या टीजी के दौरान हम अपने सैंपल होल्डर्स यूज़ करते हैं उनकी ज्योमेट्री जो है वो हम शैलो डिश रखते हैं. नेक्स्ट जो है वो कंपोजिशन ऑफ सैंपल होल्डर के, जो भी हमारा सैंपल होल्डर है उसकी कंपोजिशन क्या होती है और किस तरह से वो इफेक्ट करती है. सैंपल होल्डर्स होते हैं वो डिफरेंट चीज़ों के, डिफरेंट मटेरियल्स के बने हुए होते हैं. किस किस को कॉमनली जो मटेरियल जिससे बने हुए होते हैं वो होते हैं ग्लास, एल्यूमिना, ग्लास, एल्यूमिना, सिरामिक्स एंड सिरामिक्स. इसके अलावा क्या होती है, जो मोस्ट कॉमनली कुछ मेटल्स और मेटालिक अलॉयज भी जो होते हैं वो यूज़ होते हैं इनकी प्रिपरेशंस के लिए. मेटल्स एंड मेटालिक अलॉयज जो है वो यूज़ होते हैं इनकी कंपोजिशन के अंदर. सैंपल होल्डर जो हमने सेलेक्ट करना है, नॉर्मली हम सैंपल होल्डर ऐसा सेलेक्ट करते हैं कि जो भी हम अपना सैंपल उसके अंदर प्लेस करें वो सैंपल होल्डर हमारे उस मटेरियल के साथ इंटरेक्ट ना करे. अगर वो इंटरेक्ट करता है हाई टेम्परेचर पे, क्योंकि टीजी के अंदर यूजली क्या होता है हम हाई टेम्परेचर यूज़ करते हैं, तो कुछ सैंपल होल्डर्स की कंपोजिशन ऐसी होती है कि जो क्या करती हैं हाई टेम्परेचर पर डीकम्पोज होना स्टार्ट हो जाती है और वो हमारे सैंपल के साथ इंटरेक्ट करती हैं. अगर ऐसा होगा कि हमारा जो सैंपल है उसकी कंपोजिशन के अंदर कोई भी चेंजेस आती हैं तो वो हमारे सैंपल को इफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो भी मास लॉस हम ऑब्जर्व कर रहे हैं या मेजर कर रहे हैं वो इफेक्ट होगा. तो इसीलिए हमने क्या करना है कि कोई भी जो सैंपल होल्डर सेलेक्ट करना है उसकी कंपोजिशन को जो है वो खास ख्याल रखना है. लाइक सोडियम कार्बोनेट जो है, अगर हमारा सैंपल है वो सोडियम कार्बोनेट है, वो क्या कर सकता है पोर्सिलिन और एल्यूमिना के साथ हाई टेम्परेचर पर रिएक्ट कर सकता है. तो इट्स मीन अगर हमारा सैंपल सोडियम कार्बोनेट है उसकी हम डीकम्पोजिशन करवा रहे हैं तो उसके लिए हम एल्यूमिना या फिर पोर्सिलिन का क्रूशिबल जो है वो यूज़ नहीं कर सकते. नेक्स्ट जो हमारे पास फैक्टर आता है वो है सेंसिटिविटी ऑफ द रिकॉर्डिंग सिस्टम, कि जो भी आपका रिकॉर्डिंग सिस्टम है उसकी सेंसिटिविटी कितनी है. क्योंकि हम कहते हैं कि जैसे जैसे डीकम्पोजिशन होती रहती है, मास में चेंजेस आती रहती हैं, वो हमारा जो भी रिकॉर्डर होता है वो उस चेंजेस को रिकॉर्ड करता रहता है. तो इसीलिए अगर जितना ज़्यादा रिकॉर्डर सिस्टम हमारा जो है वो सेंसिटिव होगा उतनी ही ज़्यादा हमारे पास एक्यूरेट जो है वो मेजरमेंट्स आएंगी. सबसे ज़्यादा क्रिटिकल पैरामीटर होता है टीजी का, मोस्ट क्रिटिकल पैरामीटर ऑफ टीजी
पर पैरामीटर ऑफ टीजी है। ग्रेटर सेंसिटिविटी ऑफ थर्मोबैलस, क्योंकि जहाँ से हमने कहा था कि अगर हम इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन में देखेंगे कि तो थर्मोबैलस जो होता है वो क्या करता है, चेंजेस इन जो भी मास के अंदर चेंजेस आती है उनको मैयर करते हैं। जितनी ज़्यादा सेंसिटिविटी हमारे थर्मोबैलेंस की होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, हमारा रिकॉर्डिंग सिस्टम जो है वो एक्टिव होगा। थर्मोबैलेंस विथ सेंसिटिविटी ग्रेटर देन 1 माइक्रोग्राम कैन बी अटेन्ड। 1 माइक्रोग्राम तक की सेंसिटिविटी को हम अचीव कर सकते हैं। किस तरह से हम अचीव कर सकते हैं कि जो भी हम अपना सैंपल जिससे ट्यूब के अंदर हम अपना ऐड करके अपना सैंपल को हैंग कर रहे हैं, अगर हम वो ट्यूब का इंटरनल डायमीटर 9 मिलीमीटर रखें और जो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम यूज़ करें, अगर जो है हम रिड्यूस प्रेशर यूज़ कर रहे हैं तो वो ट्यूब जिसके अंदर हम अपना सैंपल ऐड करके जो है वो फर्नेस के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं, अगर हम उसको 41 मिलीमीटर डायमीटर रखेंगे रिड्यूस प्रेशर पे, तो हम क्या कर सकते हैं 1 माइक्रोग्राम तक की सेंसिटिविटी जो है वो अटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि सैंपल की करैक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ कौन कौन सी सैंपल करैक्टरिस्टिक्स हैं जो क्या करती हैं, हमें हेल्प करती हैं फाइंड आउट करने में। इसके अलावा जो सेंसिटिविटी ऑफ थर्मोबैलेंस का क्या है, ग्रेटर सेंसिटिविटी ऑफ थर्मोबैलेंस परमिट द यूज ऑफ स्मॉलर सैंपल। अगर हम स्मॉलर सैंपल यूज करेंगे permits the greater sensitivity। सैंपल के जितनी ज़्यादा कम अमाउंट होगी उतनी ही ज़्यादा स्मूथ उसकी जो है वो हीटिंग होगी, डीकम्पोजिशन, क्योंकि हीट जो है उतनी ज़्यादा स्मूथली ट्रांसफर होगी, डीकम्पोजिशन रेट उसका हाई होगा और उतना ही ज़्यादा सेंसिटिविटी जो है वो हमारा जो थर्मोबैलेंस है वो चेंज इन मास मैयर कर सकेगा। और इसी तरह से क्या होगा, विद इम्प्रूव डिटर्मिनेशन ऑफ मास प्लेट्यूड्स ऑफ इंटरमीडिएट्स, तो जितने ज़्यादा वो सेंसिटिविटी जो है वो उनको डिटेक्ट करेगा उतना ही ज़्यादा ग्रेटली वो क्या करेगा, अगर कोई भी दरमियान में इंटरमीडिएट्स बन रहे हैं उनकी डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो जितना ज़्यादा थर्मोबैलेंस सेंसिटिव होगा उतना ही ज़्यादा वो क्या करेगा, सेंसिटिविटी जो है वो जितनी ज़्यादा स्मॉल से स्मॉलर चेंजेस भी मास के अंदर आ रही है वो उनको डिटेक्ट करेगा। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे कि सैंपल की करैक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं जो क्या करती हैं, हमारे टीजी कर्व को इफेक्ट करती हैं। ये जो थी हमारी इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर्स थे जो हमने देखे। आज हम नेक्स्ट अपना स्टार्ट करेंगे सैंपल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं जो क्या करती हैं, हमारे इफेक्ट करती हैं टीजी कर्व की शेप को। सैंपल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सैंपल कैरेक्टरिस्टिक्स में जो हमारे पास फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है वेट या मास ऑफ द सैंपल। वेट और मास ऑफ द सैंपल का मतलब ये है कि जो आप अपने सैंपल प्लेस कर रहे हैं फर्नेस के अंदर, कितनी अमाउंट या कितने मास में जो है कितना मास ऑफ सैंपल जो है वो आप प्लेस कर रहे हैं। अगर ज़्यादा मास होगा सैंपल का तो ऑब्वियसली हम कहेंगे कि उसकी जो डीकम्पोजिशन है वो स्मूथली नहीं होगी, क्योंकि जितना ज़्यादा मास होगा सैंपल का उतनी ही ज़्यादा हीट को ट्रांसफर होने में टाइम कंज्यूम होगा। जितना ज़्यादा हीट कंज्यूमिंग टाइम ज़्यादा होगा उतना ही डीकम्पोजिशन रेट जो है वो स्लो हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारा मास ऑफ द सैंपल ज़्यादा होगा तो डीकम्पोजिशन रेट जो है वो स्लो होगा, टेम्परेचर जो है वो हमें ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा। लेकिन अगर हम इसका ऑपोजिट करते हैं कि अगर हम कहते हैं हम स्मॉल अमाउंट ऑफ द सैंपल प्लेस करते हैं तो उसके अंदर जो है हीट का ट्रांसफर जो है फास्टली होगा, डीकम्पोजिशन जो है वो उसकी जल्दी हो जाएगी और टेम्परेचर जो है वो कम रिक्वायर्ड होगा। तो इसीलिए क्या करते हैं, जो हम कहते हैं कि एक ऑप्टिमल कंडीशंस है या जिनको हम कहते हैं कि हमारा जो टीजी कर्व है वो प्रॉपर एक शेप के अंदर आ सकता है, उसके लिए क्या जरूरी है कि हमारा जो सैंपल है उसका मास कम हो, ताकि क्या हो सके उसका डीकम्पोजिशन रेट जो है वो हाई हो सके और जो भी हीट का ट्रांसफर होना है पूरे के पूरे सैंपल के अंदर वो स्मूथली हो सके। तो हम क्या कहेंगे कि इफ लार्ज सैंपल इज ह्यूज there occur a deviation from the linearity as the temperature, especially for an exothermic reaction. For a large mass, decomposition does not occur uniformly. For a large mass, decomposition does not occur uniformly. यूनिफॉर्मली जो है वो डीकम्पोजिशन नहीं होगी क्योंकि हीट जो है वो इक्वली ट्रांसफर नहीं होती। टाइम विल बी इंक्रीज फॉर कंप्लीट डीकम्पोजिशन एज द मास ऑफ द सैंपल इंक्रीज। टाइम विल इंक्रीज
time will increase for complete decomposition. Composition as the mass of the sample increased. As the mass of the sample increased. अब यहाँ पे मैं एक ग्राफ आपके पास टीजी कर्व जो है वो हम देखेंगे एक जनरल एग्जांपल के तौर पे। हमारे पास टीजी कर्व है जहाँ पे हमने हमेशा कहा था कि टीजी कर्व किसके दरमियान ड्रॉ करते हैं हम, टेम्परेचर और मास चेंजेस के दरमियान। यहाँ पे हमारे पास दो शेप्स हैं डिफरेंट, यहाँ पे जो मास है 0.426 मिलीग्राम और यहाँ पे जो है वो 18 मिलीग्राम। यहाँ पे आपको कर्व से जो है वो बहुत क्लियरली पता चल रहा होगा कि अगर हमारे पास मास जो है वो कम होगा तो हमारे पास जो भी प्लेटन्यूज की शेप आती है हॉरिजेंटल या वर्टिकल वो बहुत ज़्यादा क्लियर आती है। इट्स मीन क्या कि जितना ज़्यादा मास कम होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी यूनिफॉर्म डीकम्पोजिशन होगी, उतनी ही जितनी स्मॉलर चेंजेस जो है वो हमारा सेंसिटिव डिटेक्टर जो है वो डिटेक्ट करेगा और उसका जो है वो प्लेट्यूब जनरेट करेगा। लेकिन अगर हमारे पास सैंपल का मास ज़्यादा होगा तो हमारे पास जो टीजी कर्व होगा वो क्या होगा, उसकी जो भी की शेप आनी है वो पूरी की पूरी जो है वो इफेक्ट होगी। क्या होगा कि जो भी स्मॉलर चेंजेस आती हैं वो हमारा डिटेक्टर जो है वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, यूनिफॉर्म डीकम्पोजिशन नहीं होगी, उसकी वजह से क्या होगा कि जो भी हमारे पास टीजी कर्व की शेप आनी है वो इफेक्ट होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं सैंपल पार्टिकल साइज के सैंपल का पार्टिकल साइज जो है वो किस तरह से इफेक्ट करता है टीजी कर्व को। नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास क्या है, सैंपल पार्टिकल साइज। अगर तो सैंपल का पार्टिकल साइज जो है वो स्मॉल होगा, होमोजेनाइज्ड होगा तो क्या होगा, हीट ट्रांसफर जो है वो ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा हीट ट्रांसफर होगा और डीकम्पोजिशन जो है वो उतनी ज़्यादा यूनिफॉर्म होगी और हमारे पास जो टीजी का वो एक प्रॉपर शेप में आएगा। लेकिन अगर हम कहते हैं कि स्मॉल पार्टिकल साइज जो है वो ज़्यादा होगा तो डीकम्पोजिशन जो होगी वो सिर्फ और सिर्फ हाई टेम्परेचर, मतलब जितना ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल साइज उतना ज़्यादा सरफेस एरिया ज़्यादा, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया ज़्यादा उतनी ही ज़्यादा हीट ट्रांसफर ईजी होगा और डीकम्पोजिशन जो है वो जल्दी हो जाएगी और लो टेम्परेचर पर हो जाएगी। लेकिन जितना ही ज़्यादा जो है वो पार्टिकल का साइज होगा उतनी ही ज़्यादा हम कहते हैं कि हीट को ट्रांसफर होने में टाइम लगेगा, डीकम्पोजिशन जो है वो उतनी ही स्लो होगी और टेम्परेचर जो है वो उतना ही हाई रिक्वायर्ड होगा। स्मॉल विल बी द पार्टिकल साइज, तो हम क्या कह सकते हैं, कुछ स्मॉलर विल बी द पार्टिकल साइज, हायर विल बी द डीकम्पोजिशन, higher will be the decomposition and lower will be the decomposition टेम्परेचर। जितना पार्टिकल साइज स्मॉल, डीकम्पोजिशन रेट उतना हाई, उतना ही कम जो है वो डीकम्पोजिशन टेम्परेचर। और सेकंड क्या, अगर हमारे पास पार्टिकल साइज जो है वो लार्ज होगा, ग्रेटर द पार्टिकल साइज greater the particle size the decomposition proceeds only at high temperature. The decomposition proceeds only at high temperature. नेक्स्ट जो हमारे पास फैक्टर है वो है प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ सैंपल। प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ सैंपल का मतलब ये है कि जो आप सैंपल है जिसको आप थर्मोग्राविमेट्री के जरिए जो है वो एनालिसिस करना चाह रहे हैं उसको आपको प्रीवियस हिस्ट्री बताओ। प्रीवियस हिस्ट्री से मतलब ये कि जो आपके पास सैंपल है वो नेचुरली अकरिंग सैंपल है या उसको सिंथेसाइज किया गया। अगर उसको सिंथेसाइज किया गया है तो उसके लिए कौन सा मेथड यूज़ किया गया, प्रेसिपिटेशन का है, क्रिस्टलाइजेशन का है, या कौन सा वे जो है जिसके जरिए वो सैंपल प्रिपेयर किया गया और किस टाइप के सैंपल्स के अंदर से जो है वो प्रिपेयर किया गया एज अ बाय प्रोडक्ट।
क्योंकि क्या होगा कि जैसे हम कहते हैं कि जो हमारे सैंपल की हिस्ट्री है वो इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि जो डिफरेंट टाइप्स के सैंपल होते हैं या डिफरेंट मेथड्स के जरिए जो प्रिपेयर किए जाते हैं उनकी डिकम्पोजिशन रेट जो है वो डिफरेंट होते हैं। तो अगर हमें उनकी जो है वो हिस्ट्री पता होगी तो उसके अकॉर्डिंगली हम क्या कर सकते हैं, उसको स्टडी कर सकते हैं। प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ द सैंपल इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इफेक्ट द शेप ऑफ टीजी कर्व। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है कि लाइक दैट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है अगर प्रेसिपिटेशन मेथड के जरिए उसको प्रिपेयर किया गया है तो उसका डीकम्पोजिशन टेम्परेचर जो है वो डिफरेंट होगा एज कम्पेयर टू उस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के जो कि नेचुरली अकरिंग है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि जब भी हम अपने कोई भी सैंपल को टीजी थर्मोग्रेविमेट्री के जरिए जो है वो स्टडी कर रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमें उसकी प्रीवियस हिस्ट्री पता हो, क्योंकि अगर हमें प्रीवियस हिस्ट्री पता होगी तो उसके अकॉर्डिंगली हम क्या कर सकते हैं कि अगर डीकम्पोजिशन टेम्परेचर के अंदर कोई डिफरेंस आता भी है तो हम उसको स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है वो हमारे पास हीट ऑफ रिएक्शन। हीट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है, आपको पता है कि जब भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन होता है तो उसकी वजह से दो टाइप्स के रिएक्शन होता है, या तो एक्सोथर्मिक होता है या फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो जो हमारा फर्नेस है ऑब्वियसली उसके टेम्परेचर पे इफेक्ट करेगा, और अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो ऑब्वियसली वो भी क्या करेगा, हमारे फर्नेस और सैंपल के दरमियान का जो टेम्परेचर है उसको इफेक्ट करेगा। अगर हमारा जो हम अपना रिएक्शन करवाने हैं, जो भी हमारे डीकम्पोजिशन हो रही है वो कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या हीट का रिलीज हो रहा है, अगर हीट रिलीज हो रही है तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो भी टेम्परेचर है वो इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि हमारे फर्नेस और सैंपल के टेम्परेचर के दरमियान डिफरेंस क्रिएट हो सकता है। इसी तरह अगर हम कह रहे हैं कि अगर हमारा जो भी डीकम्पोजिशन हो रही है वो कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होने की वजह से क्या होगा, जो हमारा सैंपल होगा उसकी हीट जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसकी वजह से भी क्या होगा कि जो हमारा सैंपल है उसके दरमियान और जो भी हमारी फर्नेस है उसके एटमॉस्फेयर के दरमियान जो है वो डिफरेंस आता है। जब इन दोनों के टेम्परेचर्स के दरमियान डिफरेंस आता है तो जो टीजी कर्व हमारे पास आता है उसकी शेप जो है वो इफेक्ट होती है। उसकी वजह से या तो ये होगा कि जो भी हमारे पास टीजी कर्व आएगा वो क्या करेगा कि शेप जो है वो उसकी, अगर एक्सोथर्मिक हो रहा है तो उसकी शेप हमारे पास कुछ और आएगी, अगर एंडोथर्मिक हो रहा है तो उसकी वजह से हमारे पास शेप जो है वो कुछ और आएगी। तो हम कह सकते हैं कि अगर इफ द हीट इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, इफ हीट ऑफ reaction is exothermic and endothermic, this will cause the sample temperature, this will cause the sample temperature to lead or lag behind the furnace temperature, to lead or lag behind the furnace temperature। एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, जो भी हमारा सैंपल है उसका टेम्परेचर या तो हमारे फर्नेस एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर से ज़्यादा होगा या फिर कम होगा। वो डिपेंड करेगा कि जो भी आपका सैंपल है उसका जो है वो रिएक्शन जो उसके अंदर हो रहा है, जो हीट ऑफ रिएक्शन इवॉल्व हो रही है वो कौन सी है, एंडोथर्मिक हो रही है या एक्सोथर्मिक। फाइनल जो हमारे पास है फैक्टर जो कि इफेक्ट करता है वो है कॉम्पैक्टनेस ऑफ द सैंपल। सैंपल की कॉम्पैक्टनेस ये रहती है, अगर हमारा सैंपल जो है वो क्लोजली कॉम्पैक्ट होगा, कंप्रेस्ड होगा, तो डीकम्पोजिशन टेम्परेचर जो है वो हाई होगा एज कम्पेयर टू लूज टेम्परेचर के। अब कॉम्पैक्ट कंप्रेस सैंपल compressed sample will decompose at higher temperature than a loose sample।
एक लूज सैंपल के दरमियान इसको हम इस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि स्पेसिस मौजूद होती हैं, तो हम कह सकते हैं कि हीट ऑफ ट्रांसफर जो है वो इजी हो जाएगा। लेकिन अगर कोई हमारा बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट या कॉम्प्रेस सैंपल है, तो जिसकी वजह से क्या है कि उनके दरमियान स्पेसिस नहीं है, हीट को ट्रांसफर होने में जो है वो टाइम लगेगा। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि डिकम्पोजिशन जो है टेम्परेचर जो है वो ऐसा सैंपल जो कि कॉम्पैक्ट है, कॉम्प्रेस्ड है, उसका डिकम्पोजिशन टेम्परेचर ज़्यादा होगा, मतलब हमें उसको ज़्यादा हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी डिकम्पोज करने के लिए एज कम्पेयर टू दो सैंपल दैट हैव लूज स्ट्रक्चर। अगर लूज स्ट्रक्चर होगा तो हम कह सकते हैं कि दरमियान में वाइट स्पेसिस मौजूद होंगे, जिससे हीट का ट्रांसफर जो है वो इजी हो सकता है। और अगर हीट ट्रांसफर जो है वो इजी होगा तो हम कह सकते हैं कि जितने भी सरफेस एरियाज के अंदर या जितने भी पार्ट्स के अंदर हीट जितनी जल्दी जो है वो ट्रांसफर होगी, उतना ही जल्दी जो है वो उसका डिकम्पोजिशन होगा। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स थे। लास्ट लेक्चर में जो था वो हमने इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर्स देखे और हमने देखा कि कौन कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर्स हैं जो कि क्या कर सकते हैं, टीजी कर्व को इफेक्ट कर सकते हैं। आज हमने जो है वो सैंपल कैरेक्टरिस्टिक्स देखी कि सैंपल से रिलेटेड कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हमारे टीजी कर्व की शेप को जो है वो इफेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम इंस्ट्रूमेंटेशन देखेंगे और अपनी जो भी टीजी है उसकी कुछ लिमिटेशंस को देखेंगे। थैंक यू।